brought to you by Chandigarh University Uttar Pradesh campus. स्कॉलरशिप से सपने की नई राह देने वाली चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी अब उत्तर प्रदेश कैंपस में भी बिखेरेगी उम्मीदों की रोशनी, क्योंकि हमने भारत से सीखा है। तो अपना दल एस की नेता अनुप्रिया पटेल आखिर बीजेपी से क्यों दुखी है? उत्तर प्रदेश में क्या वो अब अलग राह तलाश नहीं है? क्या बीजेपी से उनका मोह भंग हो रहा है और 2027 में क्या वो अखिलेश यादव के साथ जा सकती हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अनुप्रिया पटेल ने कुछ ऐसी बातें इशारों में कही हैं जो ये बता रहा है कि उनकी नाराजगी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार से तो है ही, बीजेपी से भी बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ उनके पति ने, जो कि पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक नया मोर्चा खोल दिया है और सरकार के मंत्री तक पर आरोप लगाया है कि कैसे उनके पार्टी को क्रश करने की कोशिश हो रही है। गठबंधन को लेकर पार्टी का क्या आने वाले वक्त में रुख होगा, ये अस्पष्ट है, जबकि दूसरी तरफ पल्लवी पटेल बीजेपी पर सॉफ्ट है। तो ये क्या चल रहा है अपना दल एस में, आज हम ये समझेंगे। इसके अलावा यह भी जानिए कि अखिलेश यादव ने अपने नए पार्टी के दफ्तर, जो कि आजमगढ़ में खुला है, और नया घर, दोनों का क्या नामकरण किया है और क्यों पूर्वांचल में उन्हें अपने पार्टी के दफ्तर की जरूरत पड़ गई। ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो अनुप्रिया पटेल के बीजेपी से रिश्ते कैसे खराब हो रहे हैं, या फिर बीजेपी को लेकर वो क्या सोच रहे हैं? और बीजेपी से अलग इतर अगर हम उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के साथ उनके संबंधों को लेकर बात करें, तो उससे पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। यह वीडियो जो कि अनुप्रिया पटेल के का एक दिन पुराना है, जब उन्होंने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। किस तरीके से एक एक करके उन्होंने इशारों में बीजेपी और योगी सरकार पर हमले किए हैं। पहले आप इस वीडियो को सुनिए, फिर हम समझेंगे इसके मायने। हमें एक बार नहीं, अनेकों अनेक बार षड्यंत्र का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इससे विचलित होने की जरूरत नहीं है, कतई जरूरत नहीं है। मैं तो अपने कार्यकर्ता और भाई और बहनों से कहूंगी, अरे खुश हो जाओ, क्योंकि यह तो संकेत है कि आपकी पार्टी की लोकप्रियता और स्वीकार्यता से आज लोगों को घबराहट होने लगी है। उन्हें डर लगने लगा है कि मेरे पैरों के तले जमीन खसकने वाली है। तो अनुप्रिया पटेल कह रही हैं कि अब पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि उनके लिए आने वाले जो दिन हैं वो ज्यादा लड़ने वाले दिन होने वाले हैं। यानी कि पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं को अब आगे की लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। निश्चित तौर पर उनका इशारा विपक्ष की पार्टी की तरफ तो नहीं है, ये इशारा सीधे सीधे बीजेपी और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर ही है। वो अपने कार्यकर्ताओं को लगातार ललकार रही हैं कि अब खड़े हो जाओ, तैयार हो जाओ, और आने वाला वक्त पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए मुश्किलों भरा हो सकता है, लेकिन हमें चलना होगा। उनके कहने का मतलब साफ है कि बीजेपी के साथ फिलहाल तो वो हैं, एनडीए में हैं, लेकिन 27 की कोई गारंटी नहीं। यानी 2027 में अगर बीजेपी के साथ उनके रिश्ते यूं ही चलते रहे तो कोई गारंटी नहीं है कि वो एनडीए का हिस्सा ही रहेंगी। इस बात को और पुख्ता किया आशीष पटेल ने, और उन्होंने गठबंधन या एनडीए का तो इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि मर्यादा में अगर चीजें हुई तो ठीक है, नहीं तो 2027 अलग। आप सुनिए अब आशीष पटेल को उन्होंने गठबंधन को लेकर क्या इशारा किया है। अपना दल के एजेंडे के आगे मंत्री पद की कोई हैसियत नहीं है, ये मैं आज आपके सामने कह रहा हूं। अब जवाबदारी सामने की है कि हम
अच्छा व्यवहार करेंगे तो हमारे साथ अच्छा व्यवहार कराने की भी जिम्मेदारी आपकी है, हमारी नहीं है। हालांकि इस कार्यक्रम के बाद जो सोनेलाल पटेल की जयंती पर उनका भाषण हुआ, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे साफ साफ पूछा गया 2027 में क्या वो एनडीए के साथ होंगी। फिलहाल उन्होंने तो एनडीए के साथ होने की बात कर दी, लेकिन 27 को लेकर कोई कमिटमेंट नहीं। उन्होंने 27 को लेकर कुछ नहीं बोला। इस सवाल से वो बचती दिखी। क्या मायने निकाले जाएं? क्या 27 में वो बीजेपी से अलग हो जाएंगी या फिर वो बीजेपी को कोई सख्त संदेश भेज रही हैं? सुनिए क्या कहा है अनुप्रिया पटेल ने। क्योंकि 2027 में गठबंधन उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा जाएगा या अकेले की भी तैयारी हो रही है? क्या प्लान बी भी है? क्या हर पार्टी अपने संगठन को तैयार करती है चुनाव की दृष्टि से। हमारी पार्टी भी तैयार करती है, हमारे गठबंधन के जो अन्य सहयोगी दल हैं वो भी अपने संगठन को तैयार करते हैं। और जब तक सभी सीटों पर तैयारी चल रही है, हर जिले में संगठन को मजबूत किया जा रहा है। हम एनडीए गठबंधन में हैं, लेकिन अपने संगठन को पूरी तरीके से आने वाले चुनाव में तैयार है। पिछले कुछ समय से लगातार बीजेपी के खिलाफ कोई ना कोई स्टैंड ये पार्टी ले रही है। अब याद करिए, कुछ वक्त पहले आशीष पटेल योगी कैबिनेट के सबसे नाराज मंत्रियों में से एक थे और खुलकर उन्होंने मुख्यमंत्री और उनके इर्द गिर्द के अफसरों पर निशाना साधा था, खास करके सूचना विभाग के अफसरों पर। उसके बाद अगर आप देखें तो कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने योगी सरकार के एक मंत्री और एक विभाग पर इतना गंभीर आरोप लगाया है कि ऐसा लगता है जैसे वो पक्ष में हो ही नहीं, वो विपक्ष में बैठे हो। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी को क्रश करने के लिए 1700 करोड़ का एक पूरा फंड रखा गया है और एक मंत्री उसके लिए तय किए गए हैं जो उनको मीडिया में न जगह लेने दे रहे हैं और ना ही उनकी पार्टी के कार्यक्रमों को होने दे रहे हैं या उन्हें कम से कम सरकार के कार्यक्रमों से दूर रखा जा रहा है। यह भी अपने आप में गंभीर आरोप है। सुनिए क्या कहा है आशीष पटेल ने। 1700 करोड़ रुपए नहीं है, आपका कुछ नहीं छपेगा। इतना सा एक केंद्रीय मंत्री बोलेगा उसका इतना सा छपेगा और सड़क छाप लोग अगर कुछ बोलेंगे तो चूंकि उनके पीछे बड़ी ताकत है तो उनका बड़ा सा छपेगा। लेकिन आखिर नौबत यहां तक कैसे पहुंची? आखिर क्या वजह है कि जो सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी है उत्तर प्रदेश में बीजेपी की, अपना दल एस, वो पार्टी जो 2014 में उत्तर प्रदेश में अमित शाह के बुने हुए उस गठबंधन की सबसे भरोसेमंद विश्वास पात्र जो पार्टनर रही, आखिर ऐसा कैसे हो गया कि उसका न सिर्फ भरोसा टूटा है बल्कि अब वो अलग राह लेने की तैयारी में दिखाई दे रही है। तो इसके पीछे के कई मायने हैं। एक, 2022 के लिहाज से देखा जाए तो अनुप्रिया पटेल की पार्टी ने तो बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन 2022 के बाद से उनके रिश्ते बीजेपी के साथ इसलिए खराब होने लगे क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब से पल्लवी पटेल की पार्टी का उदय हुआ और अनुप्रिया पटेल को यह लगने लगा कि पार्टी का एक धड़ा, जो स्थानीय धड़ा है, वो पल्लवी पटेल को मदद कर रहा है। यही नहीं, अखिलेश यादव के साथ वो बेशक चुनाव लड़ी, लेकिन वो अखिलेश यादव से अब अलग भी हो गए और जब उनसे पूछा जाता है बीजेपी के बारे में तो वो बहुत तीखे और सख्त स्टैंड नहीं लेते। आप पहले पल्लवी पटेल को भी सुन लीजिए। जब उनसे बीजेपी के साथ गठबंधन में जाने को कहा गया तो उन्होंने क्या कहा था, सुनिए पल्लवी पटेल। देखिए, अभी ये जो राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं, इसमें रोज नए नए आयाम होते हैं, रोज नए नए गठबंधन बनते हैं, रोज नए नए साथी आते हैं। इसका फिलहाल निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय कमेटी लेगी। ये मेरे अधिकार क्षेत्र से बात करेंगे। तो एक तरफ वो बात कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मुख्यमंत्री के जो करीबी धड़ा है बीजेपी के भीतर, वो पल्लवी पटेल को इस गठबंधन में लाना चाहता है और अनुप्रिया पटेल और उनकी पार्टी को सबसे बड़ी चोट जो उन्हें है वो ये
कि उन्हें लगता है कि उनकी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है और पल्लवी पटेल को इस पार्टी में लाने की कोशिश हो रही है। यह बहुत वक्त से चल रहा है, एक डर ये। दूसरी बात, जिस तरीके से 2024 के चुनाव में बीजेपी का हश्र हुआ, हालांकि पूरे पूर्वांचल में बीजेपी हारी है, आप चाहे वो कौशाम्बी जो कि केशव मौर्य का इलाका था वहां से लेकर प्रधानमंत्री के इलाके तक आ जाएं, सभी जगह बीजेपी हारी है। अगर 2 सीट बीजेपी ने उस इलाके में कहीं जीती तो एक प्रधानमंत्री का की वाराणसी और दूसरा अनुप्रिया पटेल का मिर्जापुर। लेकिन कहां 3 लाख का जो उनका 2.5 लाख से 3 लाख का जो उनका जीत का मार्जिन था वो घटकर 30,000 हो गया। सोनभद्र की सीट वो हार गई और पार्टी को लगता है कि बीजेपी के साथ इस तरीके से बना रहना कि हां में हां मिलाते हुए चलना, बीजेपी के सबसे भरोसेमंद सहयोगी के तौर पर एक छवि बन जाना, ये उनके अपनी पॉलिटिकल मजबूरियां हैं, उसे देखते हुए उन्हें लगता है कि ये उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है। उनका जो अपना वोट बेस है, खास करके उनकी अपनी बिरादरी का वोट बेस, उन्हें लग रहा है कि ज्यादा बीजेपी से नजदीकी उनके राजनीतिक नुकसान की वजह बन रही। और यही वजह है कि पिछले कुछ समय से लोग लगातार बीजेपी के खिलाफ। तो एक बात तो साफ दिखाई दे रही है, वो ये कि पिछले कुछ समय से अनुप्रिया पटेल, उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश बीजेपी से खासी नाराज है। और बीजेपी क्यों कहें, उन्हें लगता है कि मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के आसपास का जो बीजेपी के नेता और अफसर हैं, उनसे उनकी खासी अदावत दिखाई दे रही। उन्हें लगता है कि अनुप्रिया पटेल को चुनाव में हराने की भी कोशिश हुई और अब उनकी पार्टी को खत्म करने की कोशिश। तो क्या यह बात जो निकली है, यह बात थमेगी? ये सिर्फ एक पोजीशनिंग हो रही है या सचमुच ये खतरा मंडरा रहा है कि अनुप्रिया पटेल की पार्टी का गठबंधन बीजेपी से खत्म हो सकता है? फिलहाल इस बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। 2027 का माहौल क्या बनता है? क्या जिस तरीके की पोजीशनिंग अभी अनुप्रिया पटेल की पार्टी कर रही है, इसे वो 2027 तक लेके जाएंगी तो क्या बीजेपी के साथ रह पाएंगी? क्या उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोलकर क्या वो कोई और दूसरा संदेश दे रही हैं, या सिर्फ अपनी जो कंस्टिट्यूएंसी है, यानी कि अपना जो वोट बैंक है, उसको मैसेज दे रही हैं? तो ये सब कुछ मिला हुआ है। बीजेपी आश्वस्त नहीं हो सकती कि 2027 में वो उनके साथ ही रहेगी, यानी कि अनुप्रिया पटेल उनके साथ ही रहेंगी। लेकिन सबसे भरोसेमंद और विश्वस्त सहयोगी की उनकी पहचान है। ऐसे में वो अपने इस विरोध को बीजेपी के भीतर एक बड़े बार्गेनिंग चिप, बड़े बार्गेनिंग टूल की तरह भी इस्तेमाल करेंगी। अगर बीजेपी के साथ रहीं तो अपने टर्म्स पर, और 2027 में अपने लिए ज्यादा स्पेस लेने की वो कोशिश करेंगी। और अगर बीजेपी का माहौल खराब हुआ तो सपा के साथ जाने से भी कोई परहेज नहीं होगा। देखते हैं आगे क्या होता है। अगली खबर। तो आखिरकार अब अखिलेश यादव को पूर्वांचल में भी अपना घर मिल गया। अपना घर ही नहीं, पार्टी का नया दफ्तर भी मिल गया। आज उसका गृह प्रवेश आजमगढ़ में हो गया। आजमगढ़ यादव परिवार की वो सीट है जो इटावा के बाहर उनके गढ़ की सीट, उनके परिवार की सीट कही जाने लगी है। मुलायम सिंह यहां से सांसद हुए, अखिलेश यादव यहां से सांसद हुए, अब धर्मेंद्र यादव यहां से सांसद हैं। लेकिन यही आजमगढ़ कभी चुनाव में उनके लिए मुश्किल का सबब इसलिए हो जाता था क्योंकि आरोप ये लगते थे, विपक्ष ये मुद्दा बनाता था कि ये इटावा के रहने वाले हैं और यहां पूर्वांचल में आकर सियासत कर रहे हैं। इनका ना अपना घर है, न यहां से कोई रिश्ता। और इसे ही खत्म करने के लिए अखिलेश यादव ने न सिर्फ वहां अपना पार्टी दफ्तर खोला बल्कि अपना घर भी बना दिया और घर का नाम पीडीए सदन रख दिया है। जी हां, वही पीडीए जो पिछले कुछ सालों से जिन्होंने इस एक नारे को उस हकीकत में तब्दील कर दिया है जो बीजेपी के लिए भी कम से कम रातों की नींद जिस एक शब्द ने उड़ा रखी है वो है पीडीए, यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। और अखिलेश यादव ने पूर्वांचल में इसे ही अपने पार्टी के दफ्तर का, घर का नाम दे दिया।
ये इसलिए भी इतना माकूल है क्योंकि पूर्वांचल में पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों की बड़ी तादाद है। यानी कि वहां 10 की 10 सीटें फिलहाल सपा के पास हैं, दोनों पार्लियामेंट सपा के पास है। जो उनका अपना कोर समीकरण है, यादव, मुसलमान, दलित, ये तीनों इस आजमगढ़ में सबसे ज्यादा तादाद। तो एक तरीके से प्रतीकात्मक तौर पर भी देखें तो अखिलेश यादव ने इस जगह पर पीडीए भवन का नाम देकर, पीडीए भवन का नाम देकर इसे इतना तो कर दिया है कि ये अब पूर्वांचल में उनका प्रतीक, उनके द्वार के तौर पर जाना जाएगा। इसका इंपैक्ट कितना होगा ये तो अलग बात है, लेकिन पूर्वांचल में सपा के जमीनी स्तर पर और मजबूत होने की एक बड़ी वजह यह जरूर बनेगा अगर जो नाम और जो मकान और पार्टी दफ्तर इन्होंने खोला है। कहा जाता है कि अब यहां से वहां की राजनीति भी संचालित होगी। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट लिखना ना भूलें। आपके कमेंट हमारे लिए बेहद मायने रखते हैं। धन्यवाद।